गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं अपन ये चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंस, जो आईआईटी मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन है। लिखो डेफिनेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन होता है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन through the observer eye, आँख, and line joining eye to any object is called the angle of elevation of the object. इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा है भाई कि मान लो कोई बंदा है, वो यहाँ पर है, उसकी आँख यहाँ पर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन ज़्यादातर केसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ताकि रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसी बात बोली जा सके। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है, अब ये आँख है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आँख ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ऐसा होगा कि अपन इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो अपन इन दोनों को जोड़ दिया तो अपने को मिलेगा एक लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट। और अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट ये आँख है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो अपन ने ऐसा कि यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 90। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल क्या होता है? 90 होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस लाइन सेगमेंट से मैं आँख और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे मेरी आँख यूँ है। ठीक है, अब मैं यूँ देख रहा हूँ ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना, यूँ से यूँ, उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे मानो कि मेरे को गर्दन कितनी रोटेट करनी पड़ी, इतनी, तो सीधी थी अभी गर्दन और अब यूँ घुमानी पड़ी, तो ये क्या हुआ? रोटेट हुआ। और ये जो एंगल जिसे मैंने रोटेट किया उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो थीटा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। लिख लो। थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो पॉइंट है दैट इज आई ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऑब्जर्वर की आंख है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इस हॉरिजॉन्टल और जो ये लाइन है इनके बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें थोड़ा एक दो और चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बालक ये होता है कि जैसे मैं इस प्रोजेक्टर को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी आँख जो है प्रोजेक्टर की तरफ है, तो अब हाँ ऑफ कोर्स ये बात भी है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे पेड़ को देख रहा हूँ, पंछी को देख रहा हूँ, अब पेड़ और पंछी जो इनका वो साइज़ होता है ना, दे हैव गॉट अ साइज़। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में कि आप उस साइज़ को जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम उसे इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? बड़े ऑब्जेक्ट के साइज़ को कई बार क्वेश्चंस के अंदर हम इग्नोर कर देते हैं और हम मानते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस बात को लिख लो। मैं इन मेनी क्वेश्चंस, हमेशा नहीं होगा, बता देंगे आपको, जब होगा उस हिसाब से बता रहा हूँ। इन मेनी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स वी टेक point objects
और ऐसा क्यों करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं? सिंप्लिसिटी के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी सेक, फॉर सिंप्लिसिटी सेक, SAKE है ना, केवल सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वापस आते हैं उस बात पर कि आंख और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लिख लो, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है ऑब्जर्वर की आंख को और ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना। आप वीडियो पॉज करके यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना, है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, समझ में आई क्या। हॉरिजॉन्टल, ज़्यादातर केसेस में हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हम जो ज़मीन के पैरेलल है ना, इसकी बात करते हैं। तो ज़मीन के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जैसे एक अंकल जी हैं, वो जो है वो यहाँ पर बालकनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अंकल जी जो है कोई जा रहा है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसको देख रहे हैं। तो अंकल जी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब क्या किया मैंने, यहाँ से ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। बार बार ऐसा आएगा, ठीक है ना, कि अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। लिख लो, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन है विच इज हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो क्या है, अभी तो देखो मेरी तरफ देखो, मुंडी ऊपर है, जैसे मैं यूँ देख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी को देखना है तो मैंने गर्दन यूँ करी और अब मुझे दिख रहा है, तो मैंने गर्दन को क्या रोटेट किया ना, अभी मेरी गर्दन सीधी है, तो इसी वजह से सीधी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। मैंने गर्दन को यूँ किया तो मैंने गर्दन को घुमाया, रोटेट किया। कितने एंगल से रोटेट किया? मान लो थीटा से। मान लो मैंने किसी को देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाया थीटा से नीचे की तरफ, तो बस इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जैसे गर्दन को ऊपर घुमाया तो उसे कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लिख लो, थीटा। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर ने जो है आंख जो है यहां से यहां तक, उसकी आंख, ये व्हाट यू कॉल दिस, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, क्या कहते हैं उसको? लाइन ऑफ साइट है। तो ये जो पूरी लाइन है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। कई बार क्या बोलता है ये कि बिल्डिंग की हाइट है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग या टावर या पेड़ पे बैठ के, जहाँ कहीं भी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90, है ना। वर्टिकल है, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग, टावर और पेड़, इन सबको, सभी को मोस्ट ऑफ द टाइम अपन वर्टिकल मानते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब इसमें एक और खास बात होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो दीज टू आर पैरेलल लाइंस। लिख लो, दीज टू पैरेलल लाइंस, जैसे ये ए एक्स बी वाई, ए एक्स इज पैरेलल टू बी वाई, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये किसका काम कर रहा है? ए वाई किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। ए वाई इज ट्रांसवर्सल, ए वाई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है
तो ये वाला एंगल और मान लो ये कोई एंगल है अल्फ़ा, तो क्या ये दोनों एंगल में कोई कनेक्शन है? क्या कहते हैं इन दोनों एंगल्स को? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बार बार अपने पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल में डील होगी, अपनी डील जो है ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल में होगी। तो फिलहाल जो जैसे ए बी और वाई था, ये अपने राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका अपने को ये पता चल गया, ठीक है, अल्फ़ा। तो इससे अपने काम हो जाएंगे। अभी आगे देखेंगे अपन कि किस तरह से अपन प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, पर ज़्यादातर केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल की चीज़ें अपने को आइडेंटिफाई करनी होंगी, क्या होंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में, वो देखते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर अपने को राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो उसका एक एंगल दे रखा है थीटा और एक 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है। थीटा के ऑपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट साइड इसे कहते हैं बेस, ये ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस होता है 90 के सामने, ठीक है। तो क्या क्या अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो बताए थे अपन। पहली बात तो ये याद रखना, बहुत बेसिक है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूले आने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि P बाई B। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल H बाई P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, H बाई B। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, B बाई P, ठीक है, ये होता है। अब भाई फंडा ये कि बार बार अपने पास जो एंगल्स आएंगे ना, वो एंगल कौन से होंगे, लिखो। ज़्यादातर केसेस में एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं। IIT मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो एंगल आता है वो आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसके अलावा नहीं आते। तो अपने को अगर कोई और एंगल आता भी है तो अपने को उसका वैल्यू याद होना चाहिए। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भी पहले साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं। साइन 30 बताओ कितना होता है? साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 है ना। कॉस 30 60 90 बताओ, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 45, कॉस 60 हाफ है ना। और टेन 30 कितना होता है? 1/√3 टेन 45 1 टेन 60 √3, ठीक है। और ये उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब इसके अलावा है ना, हो सकता है शायद एग्जामिनर पूछ ले टेन 22.5 या टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री, ये और बता दो। टेन 22.5 क्या होता है? √2 -1। टेन 15 डिग्री कितना होता है? भाई याद कर लो इसको, है ना, रिवाइज कर लो। टेन 22.5 होता है √2 -1 और टेन 15 डिग्री होता है 2 - √3, ठीक है। ये याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, ठीक है।
tan 22.5 बहुत आराम से डिराइव किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। tan थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इसमें थीटा को क्या रख देंगे अपन 22.5 और tan 22.5 का डबल कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से आएगा टेंजेंट ऑफ 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45। ठीक है, ये होता है। सिमिलरली ये tan 15 डिग्री भी डिराइव कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 30 अपॉन साइन 30, है ना, वो भी फटाक से हो जाएगा ना, बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये फॉर्मूला इसको हाईलाइट कर लो, इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है, कभी अपन भूल जाएं तो इसमें थीटा को रख दें अपन 15 डिग्री और रख दें अपन 22.5 डिग्री, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो जो चीज़ें काम आती हैं, साइन कॉस टेन, अच्छा एक दो आइडेंटिटीज़ भी काम आती हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, और ऑफकोर्स ये पता ही है साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, है ना। ये सब बहुत सिंपल बातें। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो, ये कुछ गड़बड़ हो गया, लिखो क्वेश्चन। We are required to find x in figure. We have OP is equal to, OP का लेंथ दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर, एंगल MOP जो है ये दे रखा है अपने को 60 डिग्री। अपने को बताना है x क्या होगा। राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है अपने को, ये O है, ये M है, ये P है, ये 6 है और ये 60 डिग्री है और x ये है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम लिया है मैंने, पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल लिया है ताकि अपन बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएं। बालक, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो x को और 6 को कनेक्ट कर रहा है ना। जब ये एंगल थीटा है तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है, कॉस थीटा या सेक थीटा, दोनों ही सही है। तो लिखो कॉस ऑफ 60 डिग्री इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस है x और हाइपोटेन्यूज है 6, और cos 60 का वैल्यू अपने को याद होना चाहिए, सारे t रेशियो याद होने चाहिए 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो आंसर क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है तो आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन और क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल। जैसे टाइप 1 मैंने कैटेगराइज कर दिया है प्रॉब्लम्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें क्या पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले टाइप की जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है इन्वॉल्विंग वन एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, केवल एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन इन्वॉल्व हो, ऐसे क्वेश्चन देखे अपन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AD का वैल्यू दे रखा है अपने को, यानी कि एक साइड दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर, दूसरा साइड CD अपने को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट CE, ये लाइन सेगमेंट CE है, ड्रॉ किया गया मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद AB। तो CE और AB के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इंटरसेक्टिंग AB इन E, तो AB को कहाँ पर कट करता है, E पर।
फाइंड द लेंथ ऑफ सी है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताना है, एंड बी ये भी बताना है अपने को, दो चीज़ें बतानी है। तो भाई पहली बात तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एंगल जो है ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री आएगा। दूसरी बात दिमाग में आनी चाहिए कि अपने को क्या BC पता है क्या? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये वाला लेंथ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब तो काम खत्म। अपने को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बस एक एंगल 90 डिग्री के अलावा एक एंगल दे दो और कोई एक साइड दे दो तो अपन यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं राइट एंगल की सारी चीज़ें, यानी कि लेंथ ब्रेड जो भी है, मतलब बेस और हाइपनेस मतलब। हाँ, तो बताओ 60 डिग्री के नज़रिए से अब ये वाला एंगल क्या काउंट किया जाएगा? देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन काउंट किया जाएगा। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो अपन नीचे की तरफ देख रहे हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं, लिख लो एंगल 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है उसे परपेंडिकुलर बोल दो और एडजेसेंट साइड कौन सी है उसे बेस बोल दो। तो बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड कौन सी है? BE है ना, तो इसको बोल देंगे अपन बेस। और इस 60 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये BC है ना, ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनस। ओके, वीडियो पॉज करके डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ CE एंड B। तो CE क्या निकालना है? हाइपोटेनस। नॉन क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? साइन थीटा ना। तो लिखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेनस h, साइन 60 कितना होगा? √3/2। तो यहाँ से h इंटू √3, ये कितना आ गया? 16। तो h का वैल्यू आ गया 16 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने ताकि अंत में डिवाइड करने में आसानी हो। अब 16 इंटू √3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भाई याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। √3 होता है 1.732, √2 होता है, लिखो भाई ये याद करना है अपने को, √3 होता है 1.732, √2 होता है 1.414, √5 होता है 2.236। ये तीन फिगर्स अच्छे से याद होने चाहिए, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के काम आएंगे, याद होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया 1.732, 1.414, 2.236। तो 1.732 अब 16 टू का कितना हो जाएगा? 32। 16 3 का कितना होता है? 48 का कितना हो जाएगा? 50। 16 इंटू 7 112। 112 और 5 क्या हो जाएगा? 117। 16 × 16 कितना आ जाएगा? 27। 3 डॉट लेने, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9.2 और कितना आ रहा है? 103। फिर कितना आ रहा है? 134, ठीक है। किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। 9.234 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ CE एंड B। ठीक है, तो अपन ने क्या लेंथ निकाल लिया? ये अपन ने CE निकाल लिया, ठीक है। अपने को BE निकालना है। तो B क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan थीटा। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस है B। तो tan 60 कितना होता है? √3। तो बेस कितना हो जाएगा? 8/√3। तो बेस आ जाएगा 8 √3/3।
तो 8√3/3 जो बेसिकली क्या है, इसी का आधा ही है और क्या है ना। तो फास्टर कैलकुलेशन के लिए अपन इसका आधा कर देते हैं, है ना, इसका हाफ कर दो। 9/2 कितना हो जाएगा 4, फिर कितना आएगा 12, कितना जाएगा 6, फिर 1, फिर 7, ठीक है, सेंटीमीटर। कर लो भी हाईलाइट। ये दूसरा आंसर है और ये अपना पहला आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमेशा आइडेंटिफाई करो कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ऑपोजिट साइड कौन है, एडजेसेंट साइड कौन है। हाँ भैया, बिल्डिंग खेलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of depression of a car on the road is 30 degree. Find how far the car is from the building. With top of 50 meter high building, जैसे 50 मीटर की बिल्डिंग है, the angle of depression of a car on the road is 30 degree. तो अपन जब एक कोई गाड़ी है ऐसे सड़क पे जा रही है, ये कार है, तो ये तो अभी क्या है, मैं आपको आपके लिए सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो बस अभी ने चैप्टर स्टार्ट किया है, इसीलिए हम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, और डिटेल में जा रहे हैं अपन कि कार है, बिल्डिंग है। आईआईटी में जब सवाल आएगा पेपर में तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस वो राइट एंगल ट्राइंगल ढंग से बनाना है, ठीक है। ये 90 डिग्री। अभी क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और डिप्रेशन का मतलब क्या है, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ई वाला एंगल भी कितना हुए 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड हाउ फार द कार इज फ्रॉम द बिल्डिंग। हाउ फार द कार इज फ्रॉम द बिल्डिंग, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द बिल्डिंग। कार और बिल्डिंग के बीच का दूरी ये है, तो कार और बिल्डिंग के बीच का दूरी ये 30 आ गया, तो हो गया अपना काम, तो है ना। तो ये बेस है, 30 के नज़रिए से ये बेस है, और ये 30 के नज़रिए से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपने को किसके बीच में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस के। उसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कनेक्ट करते हैं अपन, tan थीटा। तो लिखते हैं इस बात को, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर है 50, बेस बताना है तो बेस हो जाएगा 50 अपॉन tan 30। भी tan 30 कितना होता है 1/√3। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो मेरा सजेशन ये है कि अपन जब भी ऐसा फिगर आए 50 जैसा या 25 जैसा, तो अपन 100 का सहारा लें, है ना। 50 को लिख लिया करो 100/2 और 25 को लिख लिया करो 100/4। तो 1.732 ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 866 मीटर। तो 86.6 मीटर के डिस्टेंस पर कार है बिल्डिंग से, ठीक है। हाँ भाई, एन ऑब्जर्वर। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो है आपको ऑब्जर्वर की हाइट दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी आँख है, ऑब्जर्वर की जो आँख है वो ऑब्जर्वर की हाइट ही होगी लगभग, ठीक है ना। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे अपन, पर ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो ज़मीन से कितना ऊपर है उसकी हाइट जितना, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर 30 मीटर हाई। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई, ठीक है। तो बनाओ भाई डायग्राम, बनाओ, तुम बनाओ। Observer 1.5 meter tall, (28.5 meter away from tower। तो आंख और टावर के बीच का दूरी हॉरिजॉन्टली नापा गया और ये पाया ये आ रहा है 28.5 मीटर। टावर 30 मीटर हाई, टावर जो 30 मीटर हाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
ये 30 मीटर हाई टावर है। अब क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई। तो क्योंकि वो 1.5 मीटर हाइट पर है, 28.5 यहाँ पर है, ये वाला एंगल मान लेते हैं अपन थीटा है, ठीक है। तो अगर ये 1.5 है और बिल्डिंग की हाइट ये, थोड़ा सोचो ना भाई, मेरी खुद की हाइट भी तो बिल्डिंग के सामने कुछ है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 में से घटा दो आप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सीधे खड़ा हूँ, तो मैं सीधे खड़ा हूँ तो मेरा एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, 90। बिल्डिंग भी सीधी खड़ी है तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, 90। ये सीधे है, ये सीधे है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तीन एंगल 90 आ गए, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90। क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका लेंथ क्या होगा, बराबर। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5। ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर। गॉट इट, ओके। तो ये आया 28.5 मीटर और ये भी 28.5 है। मतलब इस ट्राइंगल में, जैसे इसको नाम दे दिया आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, तो आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता में ये एंगल 90 है, तो ये क्या माना जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट से देखें तो ये क्या माना जाएगा, बेस। ये क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर। और आंखों से दिख रहा है ये बेस और परपेंडिकुलर क्या है, बराबर। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा मार्केट में, 10। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज क्लियरली 1, दोनों इक्वल है। और कौन सा एंगल है, अब उल्टा सोचना है इस बार, कौन सा एंगल है ऐसा जिसका टेंजेंट लें और वैल्यू कितनी आ जाए, 1, 45 डिग्री, है ना। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है √3। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लिख लो भाई, थीटा 45 है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई। बता दिए भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बिगड़ गया है, मैं आपको कॉपी डाउन करवा देता हूँ। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। A vertical post casts a shadow vertical post cast a shadow 21 meter long when altitude of sun is 30 degree. Find, पहला पार्ट, height of post, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, length of shadow, when altitude of sun is equal to 60 degree. The altitude of sun when length of shadow is 7√3 मीटर। भाई एल्टीट्यूड का मतलब मैं भी समझाता हूँ, है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
भाई इस टाइप के जो हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल सिमिलर ट्राइंगल का भी है ना। सिमिलर ट्राइंगल आएगा, मैं बताऊंगा जैसे जैसे आएगा। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। जब सिमिलर ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो वर्टिकल पोस्ट कास्ट शैडो, एक वर्टिकल पोस्ट है, उसकी शैडो है। तो सूरज कहीं होगा, सूरज देवता कहीं होंगे, और ये उसकी जो परछाई है ना, यहाँ से यहाँ तक ज़मीन पर उसकी शैडो की लंबाई कितनी है, इतनी है। ये पोस्ट है, ये लेंथ ऑफ शैडो, ये शैडो की लंबाई है। कास्ट शैडो 21 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लंबाई कितनी है, 21 मीटर। एल्टीट्यूड ऑफ सन, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऑफ कोर्स पोस्ट जो है वर्टिकल ही होगी, है ना, कोई भी बिल्डिंग जो है वर्टिकल खड़ी होती है ऐसा। फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट, तो मान लेते हैं एच है, और ये जो है इसको चलो कुछ नहीं मानते। अब पढ़ो, इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखी है। एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 30 डिग्री। देखो जब है ना सूरज ढलने वाला होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर अपन बोलते हैं कि उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, 90 को टेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पोस्ट है, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ऐसे मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसा है ना। तो सूरज की रोशनी आ रही है, अब सूरज अगर मान लो बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, तो रोशनी कितनी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अगर सूरज बिल्कुल ढलने वाला है, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सर पे सवार हो जाएगा, तो बिल्कुल सूरज की रोशनी कैसी होगी, यूँ आएगी, बिल्कुल सर पे आएगी। तो आपकी परछाई कितनी हो जाती है, बिल्कुल छोटी। तो ये वाला एंगल किसको टेंड करता है, 0 को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, लिख लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन इन सच केसेस इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन सच केसेस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ सन। सन का एल्टीट्यूड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लिख लिया। अब तो कोई डाउट ही नहीं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो होता है, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब कर सकते हैं अपन, है ना। कौन सा टी रेशियो आएगा, चलो बोलो, है, हाँ, tan थीटा आ जाएगा, है ना। तो लिख लो, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू पोस्ट अपॉन शेडो। शेडो कितना है, 21 मीटर। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3। तो h बराबर हो जाएगा 21/√3। ये जाएगा 7√3। तो 7 2 का कितना हो जाएगा, 14। 7 3 का कितना हो जाएगा, 21 का 22। 7 7 का 49 का कितना हो जाएगा, 51। और 7 हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12.124 मीटर, ठीक है। तो अपन ने ये पा लिया कि पोस्ट की जो हाइट है वो कितनी होगी, है ना, ये अपन ने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट है लेंथ ऑफ शेडो व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ सन इज। तो बार बार ये क्या कर रहा है कि जो सन का एल्टीट्यूड है उसका खेल रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखना, पहले एंगल ऑफ सन कितना था, पहले एल्टीट्यूड ऑफ सन कितना था, 30 डिग्री। अब एल्टीट्यूड ऑफ सन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो शेडो की लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। अभी समझा ना, जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है वो क्या होता है, कम, ठीक है। कम मतलब ये वाला एंगल थीटा कम, तो शेडो क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और अगर एंगल बहुत ज़्यादा है, देखो भाई शेडो, तो 60 डिग्री के केस में क्या होगा, ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, तो ये एंगल 60 है, तो कितना आएगा, tan 60 इज इक्वल टू। भाई अब ये ध्यान रखना कि अब की बार अपने को जो हाइट ऑफ पोस्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट की हाइट तो क्या रहेगी, सेम। पोस्ट थोड़ी ना चेंज हो रही है,
पर हाँ एल्टीट्यूड चेंज होने से जो सन की जो पोस्ट की जो परछाई है वो चेंज हो रही है। तो पोस्ट जो है वो तो अपन ने कैलकुलेट कर ली ए पार्ट में, ए पार्ट से अपने को यूज़ करते हुए, तो कितना आ जाएगा एच अपॉन शेडो, शेडो का लेंथ बोल देते हैं शेडो, हाँ भी tan 60 कितना होता है √3, और h का वैल्यू कितना आया था 21/√3 शेडो। तो ये कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय शेडो इज इक्वल टू 21। √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3। तो शेडो का वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लो। शेडो की जो लंबाई है वो है 7 मीटर। में पहले कितनी थी 12.1। हाँ भी द एल्टीट्यूड ऑफ सन व्हेन लेंथ ऑफ शेडो इज 7√3। इसी के साथ खेल रहा है वो। अब की बार उसने शेडो की लेंथ बता दी है, तो दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। अब की बार उसने दे दिया शेडो का लंबाई है 7√3, पोस्ट का लंबाई अपन देख ही चुके थे, कितना था दोनों ही 7√3 है ना भाई। पोस्ट का लंबाई कितना है 7√3 और शेडो का लंबाई है 7√3, तो ऐसे दिख गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो ट्राइंगल क्या हो गया राइट आइसोसेलेस। राइट आइसोसेलेस के अंदर जो एंगल होते हैं, ठीक है, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे और 45 के बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल जो है वो 45 आ गया। चाहे tan थीटा सोच लो, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ भाई अपन आते हैं ये सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स पर, है ना। फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत बेसिक थी, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। पर जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है उसके अंदर एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। जैसे लिखा है इसके अंदर 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन, तो अपन थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर किस टाइप की क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, बस आप राइट एंगल ट्राइंगल को समझते जाना कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये और दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये। जो अपन ने काम अभी तक एक ट्राइंगल में किया है, अब वही काम अपने को 2 ट्राइंगल में करने। एक ही डायग्राम में अपने को 2 राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। एग्जांपल 5, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevations of bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that height of the tower is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार ऐसा होता है। हाँ भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग है उसके ऊपर कुछ क्या टांग देते हैं। जैसे बिल्डिंग है, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक झंडा गाड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये झंडे का बॉटम है और ये फ्लैगस्टाफ का टॉप है, और ये ऑफ कोर्स ये फिर बिल्डिंग का भी टॉप है और ये बिल्डिंग का बॉटम है। तो बोल रहा है स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी है बिल्डिंग टावर, और फ्लैगस्टाफ इसके ऊपर है, और फ्लैगस्टाफ की हाइट जो है, वो जो हाइट है उसकी हाइट h दे रखी है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, है ना, इस प्लेन पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप। तो अपन ने किसी पॉइंट से अपन देख रहे हैं इसके बॉटम को, तो बॉटम का जो एंगल बोला है वो बोला है अल्फा, और जो टॉप है, ठीक है, तो टॉप के लिए एंगल बोला गया है दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, तो एक झंडे को देख रहे हैं, उसका बॉटम देख रहे हैं, तो अपन ने यूँ गर्दन घुमाई तो एंगल कितना आ गया अल्फ़ा। फिर टॉप को देखने के लिए यूँ गर्दन घुमाई तो एंगल कितना आ गया बीटा। ये बात दे रखी है।
अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। तो ऐसा करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं कैपिटल H, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है, टावर है, उसकी हाइट मान ली कैपिटल H। तो अब कह रहा है बताओ भाई कैपिटल H बताओ क्या प्रूव कर रहे हैं, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो क्योंकि दो ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर, तो आप कुछ चीज़ें जो है उनको अज्यूम कर लें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो बिल्डिंग से और जो ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग और ऑब्जर्वर है उनके बीच का एंगल, बिल्डिंग का बेस और ऑब्जर्वर है उनके बीच का डिस्टेंस मान लो x। लिख लो लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बेस ऑफ बिल्डिंग बी x। अब तो बस अपने को रिलेशन लिखना है ना। पहले अपन नाम दे देते हैं इनको, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ठीक है ना, ये नाम दे दिया अपन ने। तो भाई आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता है ना, इस ट्राइंगल में ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल जो है वो कितना है, बीटा है। ये वाला x क्या माना जाएगा, बीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें x क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड या बेस। और टोटल परपेंडिकुलर, क्योंकि ABC में हाइट तो भैया ये टोटल होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा h प्लस h, ठीक है। तो लिखते हैं अपन इसके अंदर भाई परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है, 10। और यहाँ दिख भी रहा है अपन 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कौन मेंशन्ड है, 10 मेंशन्ड है। तो टेंजेंट ऑफ बीटा बराबर होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग प्लस टावर प्लस फ्लैगस्टाफ, यानी कि h प्लस h डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ जाएगा x, ठीक है। ये एक रिलेशन है अपने पास। एक अपन दूसरे ट्राइंगल का अल्फा वाला मेंशन करते हैं। हाँ बोलने जरा, बोलते रहो, शाबाश है ना, कैपिटल H अपॉन x। रीज़न, ये जो अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आ रही है वो है CD और बेस कितना आ रहा है BC, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसमें अपने को क्या एलिमिनेट कर लेना चाहिए, जो आंसर है उसमें H, अल्फ़ा और बीटा मेंशन्ड है। तो यहाँ पर अपने पास H, अल्फ़ा, बीटा तो है, पर एक x एडिशनल आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से लेके वहाँ रख दो आप, या ऐसा कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। वेरी गुड है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड। तो 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो उससे क्या मिलेगा, 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू h प्लस h डिवाइडेड बाय कैपिटल H अपॉन x। ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, h प्लस h अपॉन h। हमें किसको घेर लेना चाहिए, कैपिटल H को। तो पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन ने कर दिया h टेंजेंट ऑफ बीटा h इंटू दिस और 10 अल्फ़ा इंटू दिस, तो आएगा h 10 अल्फ़ा प्लस स्मॉल h इंटू 10 अल्फ़ा, ठीक है। अब कैपिटल H को अपन ने घेर लिया, लेफ्ट साइड लिया है, तो कैपिटल H मल्टीप्लाइड है 10 बीटा से इधर, और इसको इधर ला के आ जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू 10 अल्फ़ा। अब दिख रहा है अपन इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को तुरंत पटाक से कैपिटल H मिल जाएगा। ये हो गया प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ्ड। बच्चों अपने को ऐसे नहीं सोचना है कि ये कोई सवाल था प्रूफ दैट का, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एग्जामिनर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए कराया है क्योंकि दिस इज़ अ जनरल वर्जन ऑफ मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। ये जनरल वर्जन है। इसमें एग्जामिनर ऐसा कर सकता था कि आपको बोल देता झंडे की हाइट जो है 10 मीटर है, इसकी हाइट जो है 100 मीटर है, बीटा एंगल जो है 60 डिग्री है, अल्फ़ा एंगल क्या है 45 डिग्री है, तो वैल्यू पुट करा देता आपसे
तो इस तरह से आप कैपिटल H निकाल लेते कि हाइट ऑफ जो फ्लैग है वो कितना है, अल्फ़ा एंगल कितना है 30 डिग्री और बीटा कितना है 60 या जो भी है, मतलब अल्फ़ा 45 बीटा 60। तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपसे अलग अलग आंसर आते हैं और वो सारे आंसर कैसे आ जाते हैं, इस फॉर्मूले से। मैं ये नहीं कह रहा इस फॉर्मूले को याद करना है, आपको तो हमेशा प्रैक्टिस करनी है फटाफट 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की, ठीक है। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। An aeroplane flying horizontally one kilometer above the ground, 1 kilometer above the ground is observed at an angle of elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation is observed to be 30 degree. Find speed of aeroplane in किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है और बोला है एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो ये भी ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल और प्लेन भी हॉरिजॉन्टल है। 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, तो यानी कि ग्राउंड और प्लेन के बीच का दूरी ये जो है दिस इज 1 किलोमीटर, ये रखा है। एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट है यहाँ से, और मान लेते हैं प्लेन अभी यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। इस बात को लिखते हैं ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है और यहाँ पर जो है प्लेन है। आफ्टर 10 सेकेंड एलिवेशन इज 30 डिग्री। 10 सेकेंड बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पर पहुँच गया, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो क्योंकि ये प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या होता है वर्टिकल। तो 10 सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया, और अगर इसको और इसको जोड़ें तो ये कह रहा है कि अपने से कि ये वाला एंगल जो है वो है 30 डिग्री। और फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन, तो अपने को प्लेन का स्पीड बताना है ना। डायग्राम तो क्लियर है, इसको बोल देते हैं A B C D E, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और 10 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अपने को कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे हमेशा इस लाइन पर कोई पॉइंट और उसके ठीक सामने की तरफ जो पॉइंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा। तो जैसे ये और ये कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, इसको लिख लेते हैं। यानी कि आगरा और कलकत्ता के बीच का दूरी है 1 किलोमीटर, दिल्ली और एलिफेंट के बीच का दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है, ये सब 1 किलोमीटर है। अच्छा, अगर ये 1 किलोमीटर है और BC मुझे जानना है, तो क्या मैं जान सकता हूँ? मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है इसका और मुझे बेस जो है वो जानना है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, एक एंगल पता है, तो बेस निकाला जा सकता है। तो BC कैलकुलेट किया जा सकता है, BC अपॉन AC। भाई 60 के रिस्पेक्ट में BC क्या हो जाएगा, बेस, और AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। और कौन से एंगल का कॉट है, 60 का, तो कॉट 60। बताओ भाई कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 होता है 10 30, है ना। कॉट 60 होता है 10 30 डिग्री, और 1/√3 आ जाएगा। और इसमें क्या क्या नोन है, बेस नोन है क्या, नहीं, परपेंडिकुलर नोन है। परपेंडिकुलर कितना है, 1 किलोमीटर, तो बेस और परपेंडिकुलर कितना है, 1 किलोमीटर, तो बेस का वैल्यू आ गया 1/√3 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा ही काम अपन यहाँ पर करेंगे, ट्राइंगल बॉम्बे एलिफेंट दिल्ली के अंदर, है ना, ये ट्राइंगल के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है 1, और बेस कितना है, BD। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, DE डिवाइडेड बाय BD। तो 10 30 कितना होता है, 1/√3, और DE दे रखा है अपने को 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, तो BD कितना हो गया, इम्प्लाइज BD बराबर आ गया √3 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने को आराम से दिख रहा है कि ये चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि AE और CD क्या है, पैरेलल, और ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, तो AC और DE भी क्या हो गए, पैरेलल। दो वर्टिकल लाइन क्या होंगी, पैरेलल, तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल, वर्टिकल पैरेलल, तो ये क्या बन गया अपने आप में, रेक्टेंगल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच का एंगल क्या है, 90। तो CD का जो लेंथ है और AE का जो लेंथ है, वो दोनों लेंथ क्या होंगे, इक्वल। तो क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो अपन CD को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, और BD माइनस BC, शाबाश है ना, BD माइनस BC, वेरी गुड। और BD कितना है, √3, और BC कितना है, 1/√3। तो इसमें LCM लिया तो ये आ रहा है 3 - 1/√3, ये आ रहा है 2/√3। इसको लिख सकते हैं 2√3/3। भाई करना जरा, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7, 1.732 ले लो, तो 1.732 का कितना हो जाएगा, 4। ये आ रहा है, देखना जरा, अच्छा ये √3 आ जाएगा क्या, अपॉन में 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, 1.7 का 3.4, तो कितना आ गया, 1.154 मान लो, 5 मान लो, एक ही बात है। ठीक है, ये किलोमीटर में आ रहा है। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लेन ने, कितने सेकंड में किया भैया, टाइम देखना, टाइम कितना था, 10 सेकंड में किया। स्पीड किस में मांग रहा है, किलोमीटर पर आवर में, तो लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है, 1.154, और टाइम कितना है, किलोमीटर, और 10 सेकेंड। और करना क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो सेकेंड को अपन आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर। तो 10 सेकेंड को अपन ने मिनट में कन्वर्ट कर दिया पहले तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या, 60 से डिवाइड, फिर इसको और फर्दर डिवाइड कर दो आप 60 से, तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1.154 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो 10 से 10 कट गया, अभी कितना आ रहा है 11.54 मल्टीप्लाइड बाई 36 किलोमीटर पर आवर। भाई तो 36 इंटू 4 कितना आएगा, 144 है ना, तो 144 आ रहा है। और 36 इंटू 5 कितना होगा 180, तो 180 और 14 कितना हो जाएगा 194। 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36 और 20 कितना हो जाएगा 55 और 36 इंटू 1 36 41 आ जाएगा। ठीक है यार, अब कितने डॉट लगाने, 2 डॉट, तो आंसर आ जाएगा 41544 किलोमीटर पर आवर। ये है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक, बस स्पीड ही पूछा था एरोप्लेन का, है ना, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिगड़ गया है क्या, चलो तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A round balloon of radius r, a round balloon of radius small r दे रखा है, subtends an angle alpha at eye of the observer। ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वर, while the angle of elevation of its center is beta। Prove that the height of center of the balloon is r sin beta multiplied by cosec alpha by 2। ठीक है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून इज r sin बीटा इंटू cosec अल्फा बाई 2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड है, बनाते हैं इसको। तो पढ़ो भाई एक बार सवाल। राउंड बलून है, रेडियस आर है, राउंड बलून है, रेडियस आर है, सबटेंड्स एंगल अल्फा। अब ध्यान से सुनो भाई, रेडियस आर बोलने का मतलब है, ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है अच्छा खासा साइज है उसका। तो जब अपन बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट एक एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब उस ऑब्जर्वर ने देखा, ठीक है, तो देखने का तरीका क्या है, आँख जब किसी चीज़ को देखती है, जैसे मैं उस पंखे को देख रहा हूँ मान लो, तो पंखे को देखने का क्या है, पंखे का जो सबसे टिप जो मेरी तरफ है उसको देख रहा हूँ, फिर गर्दन नीचे कर रहा हूँ और सबसे दूर वाला जो टिप है उसको देख रहा हूँ। तो ऐसे ही इस सर्कल के केस में होगा कि मैं जब इसको देख रहा हूँ तो इसका बॉटम वाला टिप देख रहा हूँ, ये मेरा लाइन ऑफ साइट होगा, और दूसरा लाइन ऑफ साइट ये होगा कि मैं इसका जो टॉप है वो देख रहा हूँ। ठीक है, ये दो लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोला है उसने अल्फ़ा। ठीक है, लिख लो। बलून सबटेंड जो एंगल करेगा वो इस तरह से एंगल सबटेंड करता है। कोई भी चीज़ आपकी तरफ एंगल सबटेंड कर रही है और चीज़ मोटी है, तो इसका मतलब उसका स्टार्टिंग का पार्ट और एंड का पार्ट, इनके बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल जो कोई ऑब्जेक्ट आपको, आपकी तरफ जो एंगल है सबटेंड हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। और ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। आगे बढ़ो, आगे क्या रखा है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। तो इसका सेंटर मार्क करते हैं अपन, ये अपन ने सर्कल का सेंटर मार्क कर दिया, क्योंकि ये टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा। प्रूव दैट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून इज दिस। सेंटर ऑफ बलून का जो हाइट है वो ये, ठीक है, सेंटर ऑफ बलून का हाइट ये।
अब क्या पूछा है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब भी एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल के से आप ऊपर उठ रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है आपका लाइन ऑफ साइट, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड नाउ आई एम सीइंग द सेंटर ऑफ सर्कल। ये वाला एंगल तो अल्फा है। अब मैं सर्कल का सेंटर देख रहा हूँ, तो सर्कल का सेंटर देखा तो हॉरिजॉन्टल और ये जो लाइन ऑफ साइट है इनके बीच का एंगल कितना है, बीटा। ठीक है, लिख लो। प्रूव दैट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून इज आर साइन बीटा। ये प्रूव करना है अपने को। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है, दिस इज हाइट h। ठीक है, हाँ भी चालू हो जाओ। कैसे करेंगे अपन, पहले तो ये एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए अपने को इसके लिए कि मान लो कोई सर्कल है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और सर्कल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सर्कल का जो सेंटर है उसको आपने इस पॉइंट से जोड़ा, तो ये जो लाइन होती है ये जो है इस पूरे एंगल का क्या होती है, बाइसेक्टर। यानी कि अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आधा, अल्फा बाई 2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और वो यहाँ से इशारे भी कर रहा है कि अल्फा बाई 2 जैसा कुछ आएगा। ठीक है, तो भाई अगर सर्कल का रेडियस देखो किसकी टर्म में लाना है आंसर, आर की टर्म में लाना है, तो ये जो है ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। इसको बोल देते हैं ए बी सी डी ई। बनाओ भाई, डायग्राम बना लो वीडियो पॉज करके। बना लिया, अच्छा। हाँ भाई, तो मैं क्या करता कि ये ट्राइंगल देख रहे हो, आगरा बॉम्बे कलकत्ता, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। लिखो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। मेरी ये चाहत है, मेरी ये ख्वाहिश है कि AB आ जाए। क्यों, क्योंकि AB जो है वो एक ट्राइंगल है आगरा बॉम्बे दिल्ली का, उसका क्या हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसलिए तो, और AB जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आगरा बॉम्बे कलकत्ता का, उसका आगरा बॉम्बे कलकत्ता का AB क्या लगा, हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, है ना, क्योंकि ABC में 90 के ऑपोजिट जो साइड आ रही है वो क्या है, AB है। तो लिख लो। अब R और हाइपोटेन्यूज, भाई AB अपॉन R, ये क्या होगा ट्राइंगल ABC में, क्या लिखा है ये, हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, अभी समझाया। तो अल्फा बाई 2 किसको कनेक्ट करना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। कौन कनेक्ट करता है, कोजैक, है ना। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोजैक। यहां से अपन टिप्पणी दे सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा R इंटू कोजैक ऑफ अल्फा बाई 2। ऑल राइट, AB आ गया। अब हमें क्या निकालना है, H। तो H के लिए अपन ट्राइंगल आगरा बॉम्बे दिल्ली देखें और उसमें एंगल बीटा देखें, और उसमें अपन क्या निकालें, H। और अपने को एक चीज़ पता है, अपने को क्या पता है, AB। हाँ, तो क्या आएगा भाई, आगरा दिल्ली, और क्या चाहिए, आगरा बॉम्बे। कौन कनेक्ट करता है इन दोनों को, आगरा बॉम्बे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ABD में AD और AB को कौन कनेक्ट कर रहा है, साइन, है ना। ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर और ये लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, साइन बीटा। और AB अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर AD है ना, AB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे AB इंटू साइन बीटा। अपन ने AB का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, तो AB का वैल्यू कितना है, R इंटू कोजैक ऑफ अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय फिर आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है,
ठीक है, ये अपन ने प्रूव कर लिया। अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अपन अगली टर्न पे कर लेते हैं। ठीक है, और अगले टर्न पे जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बता दूंगा। ठीक है, चलो अगली टर्न में मिलते हैं। बाय बाय।